छात्रों, आज हम आप लोगों को अंश चैप्टर में अंशों का आनुपातिक आवंटन पढ़ाएंगे। अंशों का आनुपातिक आवंटन, प्रोपोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आनुपातिक आवंटन का आशय समझने से पहले हमको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना होगा, और इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ पहले कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब कोई कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती है और जनता उससे अधिक का अंश खरीदने के लिए आवेदन कर देती है, तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के सामने कंडीशन ये बनती है कि जितना शेयर कंपनी बेच रही है, अब उससे ज़्यादा शेयर जनता खरीदना चाहती है, तो जितना अधिक शेयर का पैसा कंपनी के पास आया है, कंपनी या तो उसको पूरी तरह से लौटा दे या कंपनी उसको पूर्ण रूप से अपने पास अन्य आगे की याचनाओं के लिए एडजस्ट कर ले, या तो कंपनी कुछ रखे या तो कंपनी कुछ लौटा दे। तो कहने का मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 कंडीशन बनती थी, या तो पूर्ण रूप से लौटा दे जो अधिक आ रहा है, या पूर्ण रूप से रख ले, या आधा भाग रखे या आधा भाग लौटा दे, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अनुपातिक आवंटन क्या है? अनुपातिक आवंटन का मतलब ये होता है कि कंपनी जितने शेयर एडजस्ट कर रही है पब्लिक का, जितने शेयर पब्लिक का एडजस्ट कर रही है, और उसमें से कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अंशधारी 400 अंश खरीदना चाहता है, तो उसके शेयर को पूर्ण रूप से वापस नहीं करेगी, बल्कि उसको एक अनुपात के आधार पे उसको कुछ शेयर आनुपातिक रूप से आवंटित कर देगी, दे देगी, जिसको हम कहते हैं आनुपातिक आवंटन। माने कहने का मतलब पूर्ण रूप से उसको वापस नहीं करेगी, कुछ शेयर उसको एक अनुपात के आधार पर जितने शेयर एडजस्ट कर रही है उसी के अनुसार उसको कुछ शेयर आवंटित कर देती है, जिसको हम आनुपातिक आवंटन कहते हैं। तो आनुपातिक आवंटन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, XY लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंशों को 1 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। धनराशि निम्न प्रकार दे थी: आवेदन पर 5 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपया 50 पैसा प्रति अंश प्रीमियम सहित, याचना पर 2.5 रुपया प्रति अंश। 15,000 अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 2500 अंशों के प्रार्थियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किया गया और उन्हें धनराशि लौटा दी गई। शेष आवेदकों को अनुपातानुसार आवंटन किया गया। मिस्टर जेड, जिसको 50 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन एवं याचना पर देय राशि का भुगतान नहीं कर सका। कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया। कंपनी के पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। इस प्रश्न में जैसा कि कंपनी के पास कुल शेयर हैं 10,000 और पब्लिक आवेदन कर रही है, जनता आवेदन कर रही है 15,000 अंशों को खरीदने के लिए, तो सबसे पहले एंट्री जो होगी 15,000 शेयर पर होगी। एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी को प्राप्त हो रहा है वो 15,000 शेयर पर प्राप्त हो रहा है, तो पहली एंट्री 15,000 शेयर पर होगी। जर्नल एंट्रीज इन द वर्कशॉप XY लिमिटेड कंपनी, प्रारूप बना लेंगे जर्नल का। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 शेयर गुणे 5 रुपया आवेदन पर है, 15×5 75,000। बैंक शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट। अब यहाँ पे देखना यह है कि 10,000 शेयर है कंपनी के पास, आवेदन हो रहा है 15,000 के लिए, एप्लीकेशन पर पैसा आ जा रहा है, तो 5,000 शेयर का जो पैसा आया है कंपनी इसको क्या कर रही है, रख रही है कि लौटा रही है। तो पहली एंट्री तो 15,000 शेयर पे हो जाएगी। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट करना होगा कंपनी दूसरी एंट्री में करती है। सबसे पहले दूसरी एंट्री, सामान्य एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री कर देंगे। उसके बाद इसमें से 2500 शेयर वो रख रही है और 2500 शेयर का पैसा पूर्ण रूप से वापस कर दे रही है। तो जब रखते हैं तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको हम अलग से भी एंट्री कर सकते हैं। रखने पे एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर कंपनी शेयर लौटा रही है तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहने का मतलब है इन जो एंट्री को साथ में बनाया गया है इनको हम अलग अलग भी बना सकते हैं। रखने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लौटाने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने इस एंट्री को साथ में बना दिया है क्योंकि एंट्रियां जो है समान रूप से दोनों में एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो इस वजह से एंट्री को सब साथ में बना दिए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब लौटा रही है तो टू बैंक इसी में लिख देंगे, और अलग से एंट्री बनाना हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500 शेयर गुणे 5 रुपया 12,500 अलग से एंट्री बना देंगे। तो यहाँ एक भी बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। रख रही है तो इसमें फिर टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अलग से बनाना हो इसको एंट्री तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे, शेयर कैपिटल में टोटल शेयर है कंपनी के पास 10,000, तो 10,000 शेयर एप्लीकेशन पे 5 रुपया, तो 10,000 शेयर गुणे 5 रुपया 50,000 हो गया। लौटा रही है 2500 शेयर, तो शेयर एप्लीकेशन बैंक में 2500 शेयर गुणे 5 रुपया 12,500। रख रही है 2500 शेयर, तो 2500 शेयर गुणे 5 रुपया 12,500, और टोटल 75,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिटर्न एंड एडजस्टेड, माने पूंजी में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, रखा भी जा रहा है और लौटाया भी जा रहा है। अब उसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी ने 2500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पर एडवांस के रूप में जमा है, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसा कि कंपनी के लिए प्रीमियम प्रॉफिट होता है इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। तो कुल 3.5 रुपये है। आवंटन कितना कॉल किया गया है 3.5 रुपये, तो 3.5 में 1 रुपये प्रीमियम है, तो पहले प्रीमियम में लिख देंगे 10,000 शेयर गुणे 1 रुपया 10,000। कैपिटल में 10,000 शेयर गुणे 2.5 रुपया 25,000, 2510 35,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। इसके बाद एक ध्यान देने की बात यह है कि जो अधिक आता है उसकी एंट्री का एडजस्टमेंट दूसरी एंट्री तक हो जाता है, फिर आगे की याचनाओं के लिए जो मूल शेयर उसके पास है उसी पर सब एंट्रियाँ की जाती हैं। अब इसमें अलॉटमेंट में एक अंशधारी जेड है जिसके पास 50 अंश हैं, वो जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। तो पेमेंट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले एंट्री हम बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एरियर्स हम निकालेंगे कि 50 शेयर जो जेड है इसका कितना एरियर्स हो रहा है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको मालूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू हुआ है 35,000, यहाँ 35,000 लिख देंगे। अब इसका एडवांस पैसा अलॉटमेंट पे जमा हुआ है 12,500 रुपया यहाँ जमा हुआ है, तो 12,500 इसमें से माइनस कर देंगे। अब उसको देना है 22,500, कितना देना है 22,500, उसको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जेड जो 50 शेयर का पेमेंट नहीं कर रहा है, एरियर्स हो रहा है जिस पर, उस व्यक्ति ने आवेदन पर कितना अधिक पैसा, कितना उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में, एप्लीकेशन पे एडवांस के रूप में जमा है। किस प्रकार से निकालेंगे उसको, माने 50 शेयर वाले व्यक्ति का कितने एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास एडवांस के रूप में जमा है, ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, शेयर बराबर
कंपनी के पास कुल शेयर है 10,000 शेयर और कंपनी रख रही है कितना 2500 शेयर, तो 2500 शेयर बटे 10,000 शेयर गुणे 50 शेयर, तो निकल करके आया 12.5 शेयर। 12.5 शेयर का जेड का पैसा कंपनी के पास एडवांस के रूप में जमा है, तो 12.5 शेयर गुणे 5 रुपये एप्लीकेशन से गुणा करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे एडवांस आया है, तो 62 रुपया 50 पैसा अप्रोक्स कर देंगे तो 63 रुपया उसका जमा है कंपनी के पास 50 शेयर वाले का। एरियर्स निकाल लेंगे, एरियर्स बराबर 50 शेयर गुणे अलाटमेंट पे एरियर्स हो रहा है, अलाटमेंट पे 3.5 रुपये मांगा गया है, तो 3.5 रुपये तो हो गया 175 रुपया। अब 175 रुपये एरियर्स हो रहा है जिसमें से उसका 63 जमा है, तो 175 में से पहले 63 माइनस कर देंगे तो एरियर्स टोटल हुआ 112 रुपया। अब 112 इसमें से माइनस कर देंगे, 22,500 उसको देना था, 112 रुपया नहीं दे पा रहा, आया कितना 22,388। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट, तो 22,388, 22,500 में से 112 एरियर्स हो गया, तो 22,500 में से 12 घटाएंगे तो 22,388, 112 टोटल 22,500 बीइंग शेयर अलाटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल से प्रथम को फर्स्ट एंड फाइनल भी कह सकते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल है 2.5 रुपया, 10,000 शेयर गुणे 2.5 रुपया तो हो गया 25,000 बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब जेड जिसके पास 50 शेयर है, अगर उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो आगे की याचनाओं का भी पेमेंट नहीं करेगा। ये समझने की बात है, इस प्रश्न में कहा नहीं है अनुपातिक आवंटन, इसमें प्रश्न में कह दिया है, लेकिन अगर न कहा रहे तब भी हमको ये समझने की बात है कि जो व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं देगा वो निश्चित रूप से आगे की याचनाओं का भी पेमेंट नहीं करेगा। कितना 50 शेयर का एरियर्स हो गया उसका, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो एरियर्स कैसे निकालेंगे, 50 शेयर गुणे 2.5, फर्स्ट कॉल कितना है 2.5 रुपये का, अब 50 शेयर का नहीं मिल रहा तो 125 रुपये नहीं मिला, 25,000 ड्यू किया गया, 125 नहीं मिला, 125 एरियर्स हो गया, तो 25,000 में से 125 माइनस कर देंगे तो 24,875 रुपया प्राप्त नहीं हुआ, 24,875 प्राप्त हुआ और 125 रुपये प्राप्त नहीं हुआ। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब अंश को हरण कर ले रहे हैं, हरण करने पे हरण करते समय हमेशा ये देखना चाहिए कि जो अंश हरण किया जा रहा है उसका निर्गमन किस मूल्य पर हुआ है। अगर अंश का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है तो वो प्रीमियम हमको प्राप्त हुआ है कि नहीं, अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, अगर प्राप्त हो गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कैसे मालूम होगा प्राप्त हुआ है कि नहीं, अगर व्यक्ति अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं कर रहा है, एरियर्स हो रहा है तो वो प्रीमियम का नहीं दे रहा है। जैसे जेड है, जेड अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमको प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। एंट्री बना देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। अब किस किस याचना का पैसा इसने पेमेंट नहीं किया है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल